हेलो बच्चों। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में हमने सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत देखा। उसके बाद हमने विकासवादी सिद्धांत देखा और आज हम जिस सिद्धांत की चर्चा करेंगे वो है हमारा मार्क्सवादी सिद्धांत। कार्ल मार्क्स और एंजिल्स के द्वारा जो प्रमुख रचनाएं थी वो थी साम्यवादी घोषणा पत्र और पूंजी। इसमें उन्होंने अपनी जो राजनीतिक विचारधारा का प्रतिपादन किया है उसे ही मार्क्सवाद कहा जाता है। मार्क्सवादी धारणा के कुछ प्रमुख सिद्धांत रहे हैं, जैसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की आर्थिक या भौतिक व्याख्या, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, पूंजीवादी व्यवस्था का विश्लेषण, राज्य और शासन संबंधी धारणा, प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद के संबंध में धारणा। इस तरह के पूरे उन्होंने बहुत सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। आज हम इनकी जो विचारधारा है राज्य के उदय के संबंध में, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में, उसकी प्रकृति के संबंध में, उसकी चर्चा हम करेंगे। मार्क्सवाद राज्य को एक अस्वाभाविक, अस्थायी और वर्गीय शोषण पर आधारित संस्था मानता है। इस संबंध में उसने अपनी विचारधारा का विस्तार से प्रतिपादन भी किया है। उसका मानना है कि राज्य की उत्पत्ति का जो आधार है वो वर्ग विभेद है। पहली बात वो ये बताता है कि राज्य की उत्पत्ति का आधार जो है वो वर्ग विभेद है। मार्क्स की राज्य संबंधी धारणा उसके ही द्वारा प्रतिपादित की गई एक अन्य धारणा वर्ग संघर्ष के साथ जुड़ी हुई है। कार्ल मार्क्स साम्यवादी घोषणा पत्र में बताते हैं कि अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। तो राज्य का उदय इस वर्ग संघर्ष की प्रवृत्ति के आधार पर ही हुआ, इसलिए यह एक अस्वाभाविक संस्था मानी जाती है या मानते हैं। सामान्य जो विचारधारा होती है उसके बिल्कुल अलग, बिल्कुल विपरीत कार्ल मार्क्स ने या मार्क्सवादी विचारधारा ने राज्य को एक वर्गीय संस्था माना। आदिम साम्यवादी अवस्था में समाज के सदस्यों के बीच हितों का कोई संघर्ष न होने के कारण राज्य नहीं था, लेकिन दास प्रथा के युग में ये परिस्थितियां बदली और इस युग में स्वामी और दास दो वर्गों में समाज बंट गया। स्वामियों के हाथ में भूमि, संपत्ति, उत्पादन के सभी साधन थे और वे दासों का शोषण किया करते थे। तो स्वामी वर्ग के सदस्यों की संख्या तो कम थी और बहुसंख्यक समाज के विरुद्ध अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए उन्हें शक्ति का सहारा लेना पड़ता था। इनके द्वारा सेना, पुलिस, न्यायालय और जेल आदि की व्यवस्था की गई और इन सभी जो संस्थाएं थी उन संस्थाओं पर शोषक वर्ग के समर्थकों का ही या उन लोगों का ही एकाधिकार था जो कि स्वामी वर्ग में आते थे और यहीं से राज्य संस्था का सूत्रपात हुआ। दूसरी बात कार्ल मार्क्स से बताते हैं कि राज्य और शासन जो है वो केवल और केवल शोषण के यंत्र हैं। कार्ल मार्क्स का मानना है कि राज्य का उदय वर्ग भेद के कारण हुआ और राज्य संस्था सदैव ही शोषक
वर्ग के सहायक के रूप में कार्य करती रही। सामंत युग में सामंत पूंजीपति राज्य की सहायता से क्रमश किसानों और मजदूरों के शोषण करते रहे और राज्यों में जो लोकतंत्र की जो बात करते हैं वो मात्र एक दिखावे की वस्तु है। वास्तविक शक्ति तो इन पूंजीपति वर्ग अथवा समर्थकों के हाथ में होती है। तो इन लोकतंत्रीय राज्यों में कानून का निर्माण पूंजीपतियों के संपत्ति संबंधी और अन्य हितों की रक्षा करने के लिए किया जाता है। तो मार्क्स और एंजल्स के अनुसार राज्य एक पक्षपात रहित संस्था नहीं है और इसका उद्देश्य सभी वर्गों और व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना भी नहीं है और न ही ये ऐसी संस्था है जो शोषक वर्ग के हितों की रक्षा कर सके और शोषित वर्ग के हितों की रक्षा कर सके और शोषक वर्ग के ज़्यादा से ज़्यादा शोषण को ख़त्म करने की कोशिश कर सके। तो स्वयं मार्क्स के शब्दों में राज्य केवल एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। और एंजल्स ने कहा कि राज्य अपने सभी रूपों में एकमात्र शासक वर्ग की संस्था रही है और प्रत्येक अवस्था में इसने दलित या शोषक वर्ग को दबाए रखने का कार्य किया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि राज्य और शासन जो है वो शोषण के यंत्र हैं और ये कार्ल मार्क्स का मानना है और उनका कहना है कि इनका जो उद्देश्य है वो सभी वर्गों के व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना नहीं है बल्कि शोषक वर्ग के हितों की रक्षा करना है और शोषित वर्ग के शोषण को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। तीसरी बात जो वो कहता है वो है अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। कार्ल मार्क्स राज्य को अस्वाभाविक और अनावश्यक कहकर उसको विलीन हो जाने की बात तो करता ही है, साथ ही वह यह मानता है कि साम्यवादी क्रांति के प्रथम चरण में ही राज्य का अंत संभव नहीं है। पूंजीवाद के अंत के बाद भी राज्य कुछ समय तक बना रहेगा और इस काल में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित होगी। इस काल में राज्य की शक्ति का प्रयोग सर्वहारा वर्ग के द्वारा पूंजीपतियों के विरोध को कुचलने तथा पूंजीवाद के बचे हुए तत्वों को समाप्त करने के लिए किया जाएगा। तो कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र में कहा है कि अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, सरकार द्वारा व्यक्तिगत संपत्ति और पैतृक अधिकारों की समाप्ति, यातायात और संवाद वाहन के साधनों का राष्ट्रीयकरण तथा पूंजीपतियों की जमा पूंजी को समाप्त करने के कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। और वास्तविक लोकतंत्र वही है जो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही होगी, जो भारी बहुसंख्या की जागृत एवं स्वतंत्र अवस्था है और यह भारी बहुसंख्या के हितों के लिए ही है। चौथे चरण में वो बात ये कहता है कि अब जब ऐसी व्यवस्था हो जाएगी तो वर्गहीन और राज्यहीन समाज की स्थापना का आदर्श स्थापित होगा। मार्क्स राज्य का अस्तित्व वर्ग संघर्ष के कारण मानते हैं और उनके अनुसार राज्य एक स्थायी संस्था नहीं है। अतः सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के बाद जब विरोधी वर्गों का अंत हो जाएगा तो राज्य की सत्ता का भी अंत हो जाएगा और राज्यहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना के बाद ही वास्तविक साम्यवादी समाज का प्रारंभ होगा, क्योंकि कार्ल मार्क्स जो है वो साम्यवादी विचारक है और साम्यवाद का पोषक है। तो राज्यहीन और वर्गहीन आदर्श समाज में धर्म, जाति, रंग तथा धन के आधार पर कोई भेदभाव न होकर प्रत्येक को अधिक से अधिक न्याय मिले, ऐसा हो सकेगा। और ऐसे समाज में हर व्यक्ति को कुछ निश्चित समय के लिए आवश्यक रूप से परिश्रम करना पड़ेगा और उत्पादन सामाजिक जरूरतों के अधीन होगा। प्रत्येक व्यक्ति उसकी आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुसार
वस्तुएं एवं पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे। जो व्यक्ति कार्य करने योग्य नहीं होंगे उनके लिए सामाजिक सहायता और सामाजिक बीमे की व्यवस्था भी की जाएगी। अर्थात ऐसा जब राज्य होगा तब समूचे समाज को उन्नतिशील बनाने के लिए सभी कार्यशील होंगे, सभी सहयोगी होंगे। फिर अगली बात वो कहता है राष्ट्रवाद का विरोध और अंतर्राष्ट्रवाद का समर्थन। ये राष्ट्रवाद जैसी छोटी संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठकर अंतर्राष्ट्रीयवाद की बात कार्ल मार्क्स करता है। वो कह रहा है कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय राज्य का आधा राष्ट्रवाद ही है और राष्ट्रवाद को वो अस्वीकार करता है। उसका विचार है कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता, इसलिए उसकी धारणा थी कि विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ का नारा लगाया था। और मार्क्स का विश्वास था कि जब व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का शोषण ही समाप्त हो जाएगा तो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के शोषण का भी अंत हो जाएगा और वर्ग संघर्ष और वर्ग शत्रुता को कम करने पर राष्ट्रों की आपसी शत्रुता का भी कोई कारण नहीं रहेगा और युद्ध सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा और स्थायी शांति की स्थापना होगी। तो ये था हमारे कार्ल मार्क्स के विचार। इसमें आगे जो विचार रहे हैं वो अपना नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।